So, hi everyone, welcome to my channel. And for today, we will be talking about after a great pain, a formal feeling comes. So, first of all, it is written by Emily Dickinson and she is a 19th century American poetess. इसके बारे में अगर हम कुछ कुछ चीजें पढ़ें तो ये पब्लिश हुई थी, ये लिखी गई थी मेनली 1862 में. एंड लाइक जो मैनी डिकिंसन की जो पोएम होती हैं, ये पोएम जो है बेसिकली जो बेस्ड है वो है सफरिंग और इमोशनल सफरिंग के बेस पे, एक्सपीरियंसेस के बेस पे, जो कि मतलब कि स्पेसिफिकली जो क्या है वो द नम पैरालिसिस दैट द स्पीकर सेज फॉलोज इंटेंस शॉक और ट्रॉमा. मतलब कि ये जो पोएम है कहा जा सकता है कि जब उन्होंने बहुत ज्यादा कोई शॉक या फिर ट्रॉमा फेस किया हो तब ये पोएम लिखी गई हो. जो पोएम की जो फॉर्म है विच इज ऑल्टरनेटली रिजिड एंड इरेगुलर. तो इसकी जो पोएम की पूरी फॉर्म है, लाइक अगर आप ये पोएम रीड करोगे, दैट इज मैं आपको पोएम शो कर देती हूँ पहले. एंड अगर आप इसकी पोएम की पूरी फॉर्म देखोगे सो बहुत ज्यादा डिफरेंट है. एंड इसका कोई एक रेगुलर आपको सीन नहीं मिलेगा. लाइक यहाँ पे आपको बहुत सारे डैशेस मिलेंगे. एंड डैशेस जो है दैट इज मीन्स कि वो कुछ सोच रही है या फिर वो उस डीप थॉट में इतना ज्यादा चली गई है कि उनको ये भी नहीं समझ आया कि वो आगे वर्ड्स क्या दे. नेक्स्ट वी हैव इज द आफ्टर ग्रेट पेन अ फॉर्मल फीलिंग कम्स. सो अब मैं आपको पहले कुछ लाइनों का मीनिंग बता देती हूँ. सो द फर्स्ट लाइन इज आफ्टर ग्रेट पेन अ फॉर्मल फीलिंग कम्स. दैट मीन्स कि आफ्टर इंटेंस इमोशनल ट्रॉमा पीपल फील स्टिफ एंड सॉलोमन. सो पीपल जो जनरली बहुत ज्यादा स्टिफ फील करते हैं अपने को, बहुत ज्यादा सॉलोमन मतलब कि किसी से आप शेयर नहीं कर पाते अपना फीलिंग को. एंड अब बहुत ज्यादा फॉर्मल बन जाते हो कि ताकि आप अपने जो आंसू है उन्हें रोक सको. Then we have is the nerve set ceremonious like toms. So जो हमारी nerves होती है वो बिल्कुल एकदम numb हो जाती है. That is their senses are numb almost as though they are attending a funeral. ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई funeral attend कर रहे हो जहाँ पे आप कोई emotions नहीं show कर सकते हो. और are graves themselves. और ये ऐसा लगता है कि जैसे कोई grave नहीं होती जहाँ उसके अंदर dead body होती है, तो ऐसा आपको खुद को feel होने लगता है. द स्टिफ हार्ट क्वेश्चंस वाज इट ही दैट बोर. मतलब कि आपको कई बार ये भी लगता है कि क्या वो एक रीजन था कि जिसका आपका ये मतलब हार्ट जो है समय इतना स्टिफ हो चुका है. देयर हार्ट्स फील टेंस. तो वो आपका हार्ट जो है बहुत ज्यादा टेंस हो जाता है, बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं कि कौन था जिसने मेरे हार्ट को जो है इतना ज्यादा हर्ट किया, मतलब नुकसान पहुंचाया टाइप. एंड यस्टरडे और सेंचुरीज बिफोर. और उसने कब किया, यस्टरडे किया या फिर बहुत टाइम पहले से ये सब कुछ वो करता हुआ आ रहा है. एंड दे वंडर कि इफ जो जैसे कि क्राइस्ट है फेल्ट लाइक दिस ऑन द क्रॉस. मतलब कि जैसे क्राइस्ट ने फील किया था कि जब उनको आई थिंक क्रॉस वगैरह से, तो दे आर एंश्योर इफ द क्रूसिफिकेशन हैपेंड येस्टरडे और द 100 years ago. तो ये नहीं पता चल पाता कि ये जो हुआ हमारे साथ दैट इज की कल की ही बात है या फिर सेंचुरीज पुरानी बात है. बिकॉज अगर आज भी हम क्राइस्ट की स्टोरी को पढ़ते हैं दैट फील्स लाइक कि वो तो कल की ही बात है और हमारे को ऐसा लगता है कि हम खुद उसको फील कर पा रहे हैं. Next we have is the feet mechanical go round of ground or air or ought. A wooden way regardless ground. So first we have is the feet mechanical go round. So this means they go through their day on autopilot, their feet moving around robotically. मतलब कि जनरली क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा फॉर्मल फील करने लग जाते हैं. एंड क्या होता है उससे कि हमारे जो फीट होते हैं वो बहुत ज्यादा मैकेनिकल लगते हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि हम दूसरों के इशारे पे, जैसे हम कहते हैं ना पपेट, तो हम ऐसा फील करने लग जाते हैं. ऑफ ग्राउंड और एयर और ऑट. और ये भी नहीं समझ आता है, दे डोंट हैव अ क्लियर सेंस कि वो कहाँ पर है. वेयर आर दे और वेयर दे आर गोइंग. तो वो कहाँ जा रहे हैं. गो अराउंड मतलब वो कहाँ जा रहे हैं. और ऑट मतलब कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, उनकी मंजिल क्या है. अ वुडन वे. सो द नेक्स्ट लाइन इज अ वुडन वे दैट इज और हाउ दे गॉट टू बी इन देयर करंट स्टेट. और वो इस स्टेट में, अब वुडन में मतलब कि इस जगह पे वो कैसे आए. रिगार्डलेस ग्राउंड. सो अब वो इस चीज के बारे में बिल्कुल भी रिगार्डलेस होता है, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर कैसे आए, क्या हुआ कैसे नहीं हुआ. ये कल की ही बात थी है, आज की बात है, बहुत पुरानी बात है. सो दे फील अ सॉर्ट ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सेंस ऑफ काल्म स्टूपिफाइड एज स्टोन. और वो कह सकते हैं जैसे हम पत्थर बन चुके हैं कि मतलब कोई भी फीलिंग जो है हमारे को फील नहीं हो पा रही है. A quartz contentment. Yes. So a quartz contentment like a stone. This is the hour of need. Remembered if outlived. As freezing persons recollect the snow. First chill, then stupor, then the letting go. So ये लास्ट लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसका बात कर लेते हैं इस पैराग्राफ का मीनिंग का. डेट इज
ये जो नम स्टेट है वॉन्ट लास्ट फॉर एवर, तो ये हमेशा के लिए तो हमारे साथ नहीं रहेगी, कभी तो ये चेंज होगी, बिकॉज ऐसे नहीं, क्योंकि सिचुएशंस चेंज होती है जनरली लाइफ में, तो ये भी लाइफ जो है हमारी धीरे धीरे चेंज होगी। बट इवन इफ पीपल सर्वाइव इट दे विल रिमेंबर इट, बट अगर जैसे हमारे लाइफ में कोई भी बहुत बड़ा इंसिडेंट भी होता है, हम उससे चाहे सर्वाइव भी कर जाए, बट वो चीज जो है हमारे को हमेशा लाइफ टाइम के लिए रिमेंबर रहती है, मतलब उसे हम याद रख सकते हैं, या फिर याद रखते हैं, जनरली रख सकते हैं तो नहीं, बट हाँ वो हमारे दिमाग में एक बैठ जाती है टाइप ऑफ। इन मच द सेम वे दैट पीपल फ्रीजिंग टू डेथ रिमेंबर द स्नो। सो जनरली क्या होता है कि लाइक पीपल जो है जब डेथ हो जाती है उनकी, सो वो भी फ्रीज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी लाइफ को एक नए ढंग से सब कुछ शुरू हो गया, वो फ्रीज हो जाते हैं। इट्स लाइक कि उनकी बॉडी नंब हो गई है एंड दे कैन नॉट फील नॉट एनीथिंग, बट वो अपनी फुल बॉडी के साथ, उसी बॉडी के साथ है जिसके अंदर उन्होंने सब कुछ सहा है, उन्होंने सब कुछ झेला है टाइप ऑफ। तो बहुत चीजें इसमें हम लाइंस में जो है वो शो या फिर दिखा सकते हैं, रिमेंबर्ड इफ आउटलिव्ड, पर ये सारी चीजें जो हमारे को याद रहेंगी अगर हम आगे भी जीते रहे तो। एज अ फ्रीजिंग पर्सन रिकलेक्ट द स्नो, जैसे एक फ्रीजिंग पर्सन है वो हमेशा रिकलेक्ट करते रहते हैं स्नो। फर्स्ट दे आर शार्प पेन, सो शुरू में वो क्या होता है, फर्स्ट चिल, चिल मतलब कि बहुत ज्यादा शार्प पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है। देन यू हैव इज नमनेस, फिर क्या, जब भी हम जैसे बर्फ कलेक्ट करते हैं, मतलब एक नॉर्मल समझो कि हम स्नो कलेक्ट करें, फर्स्ट क्या होता है, हमारे हाथ ठंडे पड़ जाएंगे, बहुत ज्यादा चिल हो जाएगा, हमारा पूरा पेन होने शुरू हो जाएगा बॉडी में। देन यू हैव इज नमनेस, अब फिर नम हो जाएगा, पूरी बॉडी आपकी नम हो जाएगी। एंड देन द लेटिंग गो, एंड देन यू विल रिलीज, कि मतलब आपकी धीरे धीरे बॉडी जो है अपने गर्म होने लगेगी एंड धीरे धीरे उस एनवायरमेंट में जो है वो बॉडी सेटल होने लगेगी। सो दिस इज द मेन थिंग। अब इसके कुछ हम आपको थीम्स वगैरह बता दूं। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है इस पोएम की पूरी डिटेल समरी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, यू कैन रीड दिस ऑल्सो, बट मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दिया है। अब मैं आपको इसके थीम्स के बारे में बता देती हूँ। डेट इज फर्स्ट इज द नमनेस फॉलोइंग इमोशनल ट्रॉमा। सो इमोशनल ट्रॉमा के बाद जनरली क्या होता है, और बॉडी फील्स एज नमनेस, कि हमारी बॉडी जो है वो नम हो जाती है, वो कुछ और फील नहीं कर पाती है। सेकेंड वी हैव द थीम ऑफ सफरिंग, टाइम एंड मेमोरी। सो सफरिंग, जैसे सफरिंग बहुत ज्यादा होती है लाइफ में, देन यू हैव टाइम, टाइम जो वो पास हो जाता है एंड धीरे धीरे आप जो है प्रीवियस थिंग्स भुला दोगे। एंड देन यू हैव द मेमोरी, अगर आप कितनी भी चीजें भुला दो बट एट द सेम टाइम आपके पास कुछ ना कुछ रिमेम्बरिंग्स, कुछ कुछ मेमोरी जो है वो पहले की रहेंगी। देन यू हैव इज द नेक्स्ट थिंग दैट इज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सो इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, आपको एक एक लाइन बाय लाइन की एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको बता दी है। स्टिल अगर आपको कोई भी चीज ऐसी है जो कि आपको नहीं समझ आई है, यू कैन स्टिल लेट मी नो इन द कमेंट्स। दिस इज द एनालिसिस, जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है कि फर्स्ट टू लाइन जो है रेफर करती है स्टेट ऑफ माइंड विच फॉलोज द एक्सपीरियंस ऑफ पेन। देन यू हैव इज अबाउट टॉम के बारे में मैंने आपको बताया, अबाउट द विंडिकेशन डेथ लाइक इंटेंसिटी ऑफ पेन। फिर सेकेंड स्टैंडर्ड में हमें बताया गया है अबाउट द बिहेवियर ऑफ मूवमेंट्स, कि मतलब धीरे धीरे कैसे हमारा बिहेवियर जो है वो चेंज होता है एंड धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लग जाते हैं विद द पेन एंड वी अंडरस्टूड द एबिलिटी ऑफ द प्रोटैगनिस्ट टू फील ग्रेटिफाइड। एंड देन यू हैव इज द थर्ड स्टैंडर्ड जिसमें आपको फ्रीजिंग पर्सन के बारे में बताया गया है अबाउट द स्नो पर्सन एंड वेयर उसका फर्स्ट वर्क इज टू फर्स्ट इमोबिलिटी, दैट इज कि आप पहले आपको चिल हो जाता है हैंड, देन यू हैव इज टपर दैट इज नमनेस, एंड देन यू हैव इज लेटिंग गो, मतलब कि फिर आपको जो उस चीज से यूज टू हो जाते हैं। So this is the chapter and this is the poem exactly, and here is the some of the question answers. Like पहले आपको भी बताना है कि poem क्या डिस्क्राइब करती है। सेकंड क्वेश्चन you have is फॉर्मल फीलिंग के बारे में क्या है, लाइक कि हम जो है वो रिएक्ट करते हैं एज इफ कि हमारे को कुछ नहीं हुआ है। देन you have is nerve sit ceremonies. So nerve sit ceremonies मतलब कि बॉडी जो नर्व हो जाती है एंड नर्व्स जो हमारी नर्व हो जाती है एंड वो किसी भी चीज का पर्टिकुलरली मतलब आंसर इतनी जल्दी नहीं कर पाती है, किसी भी रिएक्शन को इतनी जल्दी नहीं दे पाती है। What does metaphor of toms indicate? So toms is like कि numb हो जाती है and body जो बिल्कुल freeze हो जाती है, that is a tom का indication. Then here is what does the use of dashes indicate in the poem? That means कि जो ऑथर है, जो राइटर है, that is एमिली डिकिंसन, वो खुद अपने आप को मतलब अपने वर्ड्स को जो इतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है अच्छे से नहीं बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है बिकॉज हर बॉडी इज ऑल्सो नम एंड वो भी उस सब इमोशनल ट्रॉमा वगैरह को जो है वो झेल रही है एंड इसकी वजह से देयर आर सो मेनी डैशेस कि वो जो अपने वर्ड्स को एक साथ एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ फीलिंग्स ऑफ नमनेस। And what is the poet describing in the last stanza? So about the chill. So first it describes about the chill, then कि आपको धीरे धीरे numbness, and then you have is the letting go. So ये है आपकी पूरी story and do let me know in the comments if you want any other video. Also all the best for your exams. एग्जाम प्रिपरेशन वीडियो आपके लिए चैनल पे डल चुकी है एंड अबाउट द इम्पोर्टेंट टेक्स्ट ऑल्सो वो भी वीडियो डल चुकी है, सब उसे भी देख सकते हैं।
एंड बाकी आपको सारी वीडियोस जो है वो आई सेक्शन पे मिल जाएगी एंड वीडियो के एंड में भी मिल जाएगी. सो एंड डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हो आप फॉर मोर सच वीडियोस. So stay safe, stay positive, all the best and thanks for watching. Bye bye.